गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मुंह में किस तरह से पाचन होता है। मुंह में भोजन को अच्छी तरह से चबाने के बाद हम उस भोजन को मुंह के बाद ग्रसनी में भेजते हैं। दांतों द्वारा खूब अच्छी तरह से चबाया हुआ और लार में सना हुआ अर्थात मिला हुआ ये भोजन जब ग्रसनी में पहुंचता है तब इसे बोलस कहते हैं। इस बोलस का ग्रसनी में कोई भी पाचन नहीं होता है। ग्रसनी सिर्फ उस भोजन को मुख से ग्रहण करती है। ग्रसनी कीपनुमा भाग होती है जो कि मुंह से आए हुए भोजन को ग्रहण करने का कार्य करती है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि ग्रहणी पाचन में भी भूमिका निभाती है और श्वसन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रसनी के बाद भोजन जब यह भोजन ग्रासनाल में पहुंच जाता है तो ग्रासनाल में भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रासनाल केवल उस भोजन को हमारे आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। ग्रासनाल में एक क्रमानुकुंचन गति होती रहती है जिसके कारण भोजन आगे बढ़ता रहता है। आइए इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को हम क्रमानुकुंचन गति समझाते हैं। देखो, ये ग्रासनाल होती है जो यकृत के ऊपरी भाग से जुड़ी होती है। जैसे ही भोजन यहाँ पहुंचता है, ग्रासनाल में पहुंचता है, तब ग्रासनाल की जिस स्थान पर भोजन पहुंचता है वहां की ऊपर, वहां से थोड़ा ऊपर की दीवारें थोड़ा सिकुड़ जाती हैं और जिससे भोजन आगे बढ़ जाता है। देखो, ऐसे प्रक्रिया ये होती है। ये दीवारें थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगी अंदर की ओर, और जब ये अंदर की ओर सिकुड़ जाएंगी तब भोजन पर बल पड़ेगा और भोजन नीचे की ओर खिसक जाता है। दूसरा स्टेप, मान लो भोजन यहाँ पहुंच गया, तब तुरंत ये जो ग्रासनाल है इसकी जो दीवार है ये यहाँ पर सिमट जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और जैसे यहाँ सिकुड़ जाएगी ये भोजन को आगे बढ़ा देगी। तो इस प्रकार से क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। क्या होता है यदि ग्रासनाल में क्रमानुकुंचन गति ना होती और भोजन डायरेक्ट ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचता, गिर जाता भोजन यहाँ। यदि ग्रासनाल से सीधे भोजन हमारे आमाशय के इस भाग में गिरता तो हो सकता है हमें चोट लग जाती और भोजन करते समय हम लोगों को बहुत पीड़ा होती, बहुत दर्द होता। क्यों भैया? अगर यहाँ से भोजन गिर जाता यहाँ तो क्या होता? हाँ, घपाट से ही गिरता और हमें चोट लग जाती। तो हमें भोजन करते समय चोट ना लगे और पीड़ा ना हो, इसीलिए भोजन आराम से क्रमानुकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंचता है। और ग्रासनाल में यहाँ ये जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों से वाल सदृश संरचना बनी होती है, अर्थात वाल जैसी, देखो ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, वाल जैसी संरचना बनी होती है। यहाँ की जो दीवार है ये मोटी होकर के वाल जैसी संरचना बना लेती है। वाल मतलब ये जब भोजन आता है तब ये बाहर को फैल जाता है और भोजन नीचे चला जाता है, और जैसे ही भोजन नीचे चला जाता है ये फिर से बंद हो जाता है, जिससे आमाशय से भोजन ऊपर नहीं जा पाता है। हाँ, कभी कभी चला भी जाता है जब हम लोग वोमिटिंग करते हैं। वोमिटिंग मतलब उल्टी। तो इस प्रकार से भोजन हमारी ग्रासनाल से हमारे आमाशय में कूद जाता है, मतलब कि पहुंच जाता है। अब देखो, भोजन को हमने आमाशय तक पहुंचा दिया। अब पाचन तंत्र का नेक्स्ट जो अंग है, अगला जो अंग है वो है आमाशय। तो आइए हम आमाशय के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो ये है आमाशय। आमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में हम लोग पेट कहते हैं।
आइए चित्र के माध्यम से हम आमाशय का अध्ययन करते हैं। यह है मनुष्य का आमाशय और ग्रास नाल के बाद जितने भी पाचन अंग हैं उन सभी अंगों के तीन भाग होते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय, इन सभी के तीन भाग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आमाशय के कौन कौन से 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कार्डियक होता है, क्योंकि यह हृदय के नजदीक होता है, इसलिए हृदय के नजदीक होने के कारण इसे कार्डियक कहते हैं। उसके बाद दूसरा भाग इसका होता है फंडिक, और तीसरा अंतिम भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसे पायलोरिक कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इन तीनों भाग के क्या कार्य होते हैं और कहां पर कौन सी क्रिया होती है। देखो, आमाशय का जो पहला भाग है जिसको आप कार्डियक कहते हैं, इससे एक अम्ल निकलता है HCl, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। जैसे ही भोजन यहां पहुंचता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिल जाता है। इस भोजन में मिलने के बाद ये जो HCl है, ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। क्योंकि यदि भोजन के माध्यम को अम्लीय नहीं बनाया जाएगा तो आसानी से भोजन टूटेगा नहीं। HCl के कार्य हम लिख दे रहे हैं। HCl एक प्रबल अम्ल होता है जिसका कभी-कभी मान, जिसका pH मान, pH वैल्यू कभी-कभी 1.8 तक पहुंच जाता है, अर्थात ये प्रबल अम्ल हो जाता है। प्रबल अम्ल तो वही है, मतलब इस भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिसका pH मान 1.8 तक हो जाता है। ये इतना प्रबल होता है कि मांसपेशियों को काट सकता है, क्योंकि तेजाब एक प्रकार से इसकी तेजाब की प्रकृति हो जाती है, इन मांसपेशियों को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इन मांसपेशियों को हानि ना पहुंचे, इसकी दीवार पर म्यूकस की एक परत पाई जाती है। म्यूकस की परत। इस म्यूकस की परत के कारण आमाशय की इन दीवारों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो जो HCl है, इसका स्वाद कैसा होता है पता है? ये कसैला होता है, कड़वा होता है। अच्छा, किसी को कभी वोमिटिंग हुई है? उल्टी, जब उल्टी होती है तब आप लोग देखते हैं एकदम जिधर से निकल के आता है ये जो भोजन है, ये जब निकल के आता है तो बिल्कुल एकदम जो हमारी ग्रास नाल है उसको क्या करता है, छील के रख देता है। लगता है कि किसी ने काट दिया है इसको। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HCl जो है ये प्रबल अम्ल है और इसका स्वाद कसैला होता है। हाँ, कभी कभी तली भुनी चीजें ज्यादा खा लेने से या भोजन में कुछ व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण ये जो HCl है ये अधिक मात्रा में बनने लगता है, और जिससे हमें खट्टी मीठी डकारें आने लगती है और हमारे गले में जलन होने लगती है। तब हम क्या करते हैं? लोग कहते हैं कि हमारे पेट में गैस बन गया है। ऐसी स्थिति HCl की अधिकता के कारण ही आती है। तब हम उसके उपचार के लिए मार्केट से तुरंत इनो खरीद कर लाते हैं। देखा है आप लोगों ने इनो? ये इनो हमारे आमाशय में पहुंचकर इस HCl से अभिक्रिया करके इसको उदासीन कर देता है। क्योंकि इनो में लिख दे, यहां
ये जो इनो होता है जिसको हम बाहर से लेते हैं एसिडिटी मिटाने के लिए, गैस की मतलब पेट की एसिडिटी मिटाने के लिए हम बाहर से लेते हैं। इसमें होता है MgOH2 जिसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक प्रबल क्षार होता है, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, जिसका पीएच लिख दे रहे हैं। पीएच वैल्यू लगभग 10.5 होता है। जब इसका पीएच मान ऐसे लिख दे, नहीं आप लोग भूल जाएंगे, पीएच वैल्यू होती है 10.5। 7 से जितना ही ज्यादा पीएच मान होगा उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं पेट में तब क्या हो जाता है, दोनों उदासीन हो जाते हैं। इसकी जो अम्लीयता है उसको न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन कर देता है, और हमारे पेट की जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है, मिट जाती है। अब देखते हैं कि भोजन में जब पूरी तरह से HCl मिल जाता है तब ये भोजन आगे बढ़ता है, और इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं। फंडिक में कांटों की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये कांटे कह लो या हाथ की उंगलियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रुजी कहते हैं। लग रहा है किसी का नाम है, किसी लड़की का नाम है, जिनको हम रुजी कहते हैं। ये रुजी भोजन को थोड़ी देर रोकने का कार्य करती हैं, कि थोड़ी देर भोजन आमाशय में और रुक जाए, जिससे भोजन कायदे से अच्छी तरह से मथ जाए। यही तो काम होता है इनका। अच्छा, तो जब भोजन यहाँ से आता है तो भोजन इसके ऊपर यहाँ तक भर जाता है, इसमें ये जो खाली जगह है, और इसके ऊपर हो जाता है भोजन। जब भोजन इसके ऊपर हो जाता है तो दबाव पड़ने पर ये कहीं पर चुभती नहीं है, अर्थात गड़ती नहीं है, तब हमें दर्द नहीं होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब हम खाली पेट होते हैं, जब भोजन नहीं करते हैं, तो हमारे पेट में दर्द होने लगती है, और हम लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों मेरा पेट दर्द कर रहा है, जबकि मैंने कुछ खाया भी नहीं है। इसीलिए तो दर्द कर रहा है, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं है। ये जो रुजी है ये चुभने लगती हैं, गड़ने लगती हैं, और जिससे हमें दर्द होता है। अब थोड़ी देर तो ये जो रुजी है ये भोजन को फंसा फंसा के, रोक रोक के क्या करती हैं, अच्छी तरह से HCl जो मिला है उसको मथने का कार्य करती है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, आमाशय के पाइलोरिक भाग में, और इसमें होती है थैली सदृश या गांठ सदृश संरचनाएं। इन संरचनाओं को कहते हैं क्या, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां कहते हैं। अच्छा, इन जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है, जठर रस। और जठर रस में क्या पाया जाता है, दो चीजें पाई जाती हैं। कहाँ लिख दे, यही लिख दे। एक तो होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। देखो ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है, अर्थात ये प्रोटीन का पाचन करता है। और जो ये रेनिन है ये दूध को दही बनाता है, दूध को दही बना देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे वोमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो उनके मुंह से जो निकलता है वो बिल्कुल कैसा होता है, दही जैसा होता है। यही कारण है। अच्छा,
जो वृद्ध होते हैं उनकी अपेक्षा बच्चों में जो रेनिन है वो अधिक निकलता है, क्योंकि वो उनका आहार क्या होता है, दूध होता है, और दूध का पाचन बहुत जरूरी होता है उनके लिए, इसलिए रेनिन अधिक मात्रा में निकलता है। और एक बात कि जो सांप होते हैं उनमें रेनिन नहीं बनता है, अर्थात सांप जो है वो दूध को दूध का पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें रेनिन नहीं बनता है। जबकि जो हमारे यहाँ सपेरे आते हैं वो अंधविश्वास फैलाते हैं, कहते हैं ये नाग देवता है, इनको दूध पिलाओ, लेकिन ये बात सच नहीं है ना। अगर सांप दूध पिएगा, पहले तो वो पिएगा नहीं, अगर भूख के कारण पी भी लेता है तो थोड़े दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक प्रश्न आमाशय से बनता है कि आमाशय में भोजन कितनी देर ठहरता है, तो लिख दे रहे हैं आमाशय में भोजन 2 से 2.5 से 4 घंटे 4 घंटे तक रुकता है, ठहरता है। कहाँ लिख दे रहे हैं आमाशय, आमाशय में भोजन 2.5 से 4 घंटे तक ठहरता है। अब आमाशय में HCl मिला हुआ भोजन और जठर रस मिला हुआ भोजन सब अच्छी तरह से मथ जाता है, अर्थात सब एक में मिल जाता है, और उस मथे हुए तरल पदार्थ को हम काइम कहते हैं। जब मुंह में भोजन में पूरी तरह से लार मिला दिया जाता है और उसे खूब चबा लिया जाता है, तब उसको काइम नहीं कहते हैं, तब उसे बोलस कहते हैं। और जब आमाशय में वही भोजन पूरी तरह से मथ जाता है तब उसे काइम कहते हैं। अब ये काइम आगे बढ़ेगा छोटी आंत में, छोटी आंत के डेडूनम भाग में, ग्रहणी भाग में, लेकिन ये हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था आमाशय में पाचन। इसके बाद छोटी आंत में पाचन वाला वीडियो लेकर हम आप लोगों के सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।